मिडिल ईस्ट में अरेबिक फेस काफी फेमस है। अल हजीर लहजा हमेशा अल हकीका, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो चीज ऊपर से जैसी दिखती है जरूरी नहीं वो अंदर से भी वैसी ही हो। और अगर आज ये बात किसी शहर पे सबसे ज्यादा फिट बैठती है तो वो है दुबई। दुबई को हमेशा से ही दुनिया के सामने एक परफेक्ट शहर के रूप में बेचा जाता है। सोशल मीडिया खोलो तो कुछ सेकंड में वही विजुअल्स दिखते हैं, ग्लास के स्काईस्क्रैपर्स, लग्जरी होटल्स, इन्फिनिटी पूल्स, सुपर कार्स और न जाने क्या। इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं यहाँ पे पैसा तेजी से बढ़ता है, यहाँ टैक्स नहीं है, यहाँ सिस्टम परफेक्ट है, यहाँ पे क्राइम ऑलमोस्ट जीरो है। It's no longer the American dream, it's the Dubai dream. Everything in the West just feels godless and broken to me, whereas over here it's just things are just more normal. इतना एग्रेसिवली इस नैरेटिव को पुश किया गया है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू कि हर इंडियन की ड्रीम डेस्टिनेशन फॉरेन में दुबई बन चुकी है। ऑफिशियल टूरिज्म के डेटा के हिसाब से हर साल 80 मिलियन से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलर दुबई एयरपोर्ट से ट्रैवल करता है। सिर्फ टूरिज्म भी कंट्रीब्यूट करता है दुबई के रेवेन्यू में। यानी एक पूरा शहर सिर्फ एक चीज पे टिका हुआ है, वो है इमेज, स्टेबिलिटी की इमेज, लग्जरी की इमेज और सबसे ज्यादा सेफ्टी की इमेज। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक ऐसी सिचुएशन बनी है जिसने इस इमेज को पूरी तरीके से हिला के रख दिया है। मिडिल ईस्ट में टेंशन सडनली बढ़ने लगी है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में जो वार है वो बढ़ता जा रहा है और फिर रिपोर्ट्स आने लगी कि गल्फ रीजन के अराउंड ड्रोन अटैक और मिसाइल्स लॉन्च हुई हैं। सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होने लगे। पाल्म जुमेरा के आसपास ब्लास्ट की फुटेज शेयर हुई। फिर माउंटेन द पाल्म बिल्डिंग में फायर दिखी। बुर्ज ए अरब के आउटर फेरकैड पर आग की वीडियो सर्कुलेट हुई। जबल एयरपोर्ट के आसपास एक्सप्लोजन की रिपोर्ट्स आई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पैनिक सिचुएशन बनी और कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। कई पैसेंजर्स एयरपोर्ट पे ही अटक गए। वही दुबई, जिसे दुनिया के सामने अल्ट्रा सेफ फाइनेंशियल हब के रूप में दिखाया गया था, उस पे पिछले कुछ दिनों में अटैक्स हुए और जैसे ही ब्लास्ट, फायरिंग और अटैक्स के वीडियोस वायरल होने लगे, एक और चीज तुरंत होने लगी। दुबई की पीआर मशीन इंस्टेंटली एक्टिव हो गई। पोस्ट आने लगी कि डैमेज माइनर है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और कुछ लोगों ने तो ये तक क्लेम किया कि ये फुटेजेस फेक है या एआई जनरेटेड है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या दुबई वाकई इतना सेफ है जितना हमें दिखाया गया है, या फिर जो सालों से हम लोग देख रहे हैं वो एक केयरफुली क्यूरेटेड वर्जन है? क्योंकि दुबई की एक साइड है जो दुनिया को दिखती है, पर आज की इस वीडियो में हम उस लेयर को समझेंगे जो आपको किसी भी रील्स में या दुबई के ट्रैवल व्लॉग में नहीं दिखेगी। आज जब लोग दुबई को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि दुबई हमेशा से ही रिच था, लग्जरी, स्काई स्क्रैपर्स यहाँ पे हमेशा से ही थे। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। अगर हम सिर्फ 100 साल ही पीछे जाएं तो रियलिटी बिल्कुल अलग थी। 1900 के आसपास दुबई कोई मेगा सिटी नहीं थी। वहाँ की पॉपुलेशन ही लगभग 10,000 से लेकर 15,000 तक की थी। ना यहाँ फार्मिंग होती थी, ना मैन्युफैक्चरिंग होती थी और ना कोई बड़ी इंडस्ट्री थी। जमीन ज्यादातर बंजर होती थी, गर्मी एक्सट्रीम होती थी, पानी भी इजिली हर कहीं अवेलेबल नहीं होता था। इसीलिए ज्यादातर लाइफ समुद्र के अराउंड ही लिमिटेड थी और इसी समुद्र के ऊपर दुबई की पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट। उस टाइम पे दुबई की इनकम बेसिकली दो चीजों से आती थी, एक है फिशिंग और एक है पर्ल ट्रेडिंग। पर्ल ट्रेड सुनने में बहुत ग्लैमरस लगता है, बट इसकी रियलिटी बहुत ज्यादा हार्श थी। डाइवर्स बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के समुद्र की गहराई में जाते थे। उन्हें कई मिनट तक समुद्र में सांस रोक के ऑयस्टर कलेक्ट करने पड़ते थे। इस प्रोसेस में डूबना, परमानेंट हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही कॉमन। और सबसे बड़ी बात ये कि ये पूरा सिस्टम लक पे डिपेंडेंट था। अगर ऑयस्टर में पर्ल मिल गया तो सीजन सक्सेसफुल निकल जाता था और अगर नहीं तो पूरा सीजन बर्बाद। यानी दुबई की पूरी इकोनॉमी एक अनस्टेबल सिस्टम पे टिकी हुई। और फिर 1920s के बाद एक ऐसा चेंज आया जिसने इस पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। जापान ने कल्चर्ड पर्ल्स इंट्रोड्यूस कर दिए जो कि आर्टिफिशियल थे और ये फार्म में प्रोड्यूस होते थे। ये सस्ते थे, मास प्रोडक्शन में बन जाते थे और क्वालिटी भी इनकी कंसिस्टेंट रहती थी। ग्लोबल मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, डिमांड उतनी ही थी और इसका सिंपल सा रिजल्ट था पर्ल के प्राइस क्रैश हो गए और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा गल्फ रीजन पे। दुबई की सबसे बड़ी इनकम ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। 1930s के आसपास एक ऐसी सिचुएशन आने लगी कि जॉब्स कम पड़ने लगी, ट्रेड्स कम होने लगे और कई लोगों को तो शहर छोड़ के भी जाना पड़ा और दुबई के पास कोई ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक प्लान नहीं था और इसी वजह से कई सालों तक पूरा शहर स्टैग्नेशन में चला गया। और इसी टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, रीजन में ब्रिटिश एम्पायर की प्रेजेंस थी लेकिन उनका फोकस डेवलपमेंट नहीं था, उनका फोकस था सी रूट को सिक्योर करना। इंडिया तक ट्रेड करना उनकी एक लाइफलाइन थी और दुबई उनके लिए सिर्फ एक स्टॉप था। शिप्स आती थी, दुबई में रुकती थी और फिर इंडिया आ जाती थी। दुबई खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करता था। इसी वजह से कई डिकेड्स तक शहर की इकोनॉमी में कोई चेंज नहीं आया। और फिर आता है 1966। दुबई के ऑफशोर एरिया में फतेह ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई और फिर 1969 से वहां पे ऑयल प्रोडक्शन चालू हो गया। यहां से दुबई की स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। इनफैक्ट यू विल शॉक टू नो दैट
दुबई की इकोनॉमी का रियल इंजन ऑयल नहीं था, बल्कि सर्विस सेक्टर है। आज भी दुबई की जीडीपी का 30% ट्रेड और लॉजिस्टिक्स से आता है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन मिलाकर ऑलमोस्ट 30% है। फाइनेंस और बिजनेस सर्विसेज भी अराउंड 12% कंट्रीब्यूट करता है दुबई की जीडीपी में। और सबसे मेन होता है टूरिज्म सेक्टर, लगभग 12 से लेकर 15% तक कंट्रीब्यूट करता है ये दुबई की जीडीपी में। ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि काफी कम समय में टूरिज्म दुबई की जीडीपी का एक पिलर बन चुका है। हर साल दुबई में 16 से लेकर 18 मिलियन तक इंटरनेशनल ट्रैवलर आते हैं। टूरिज्म सेक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलाकर ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है दुबई का। होटल्स, मॉल्स, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट पार्क और रिटेल शॉपिंग सब इसी टूरिज्म इकोसिस्टम का पार्ट है। इसी वजह से दुबई दुनिया का एक ग्लोबल शॉपिंग मॉल और ट्रैवल हब बन गया है। दुबई मॉल जैसे मेगा मॉल्स, बुर्ज खलीफा जैसे लैंडमार्क्स, पाम आइलैंड जैसे लग्जरी प्रोजेक्ट्स और एमिरेट एयरलाइन जैसे ग्लोबल नेटवर्क एविएशन, ये सब मिला के एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जहां पे पैसा जनरेट होता है ट्रेड, टूरिज्म और सर्विस से। यानी दुबई की सक्सेस स्टोरी ऑयल की वजह से नहीं बनी। ऑयल ने दुबई को सिर्फ एक चीज दी थी, टाइम, एक ब्रीथिंग स्पेस का। और इसी ब्रीथिंग स्पेस का यूज दुबई ने एक बोल्ड डिसीजन लेके किया। दुबई ने डिसाइड किया अगर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो हम आर्टिफिशियल एडवांटेजेस क्रिएट करेंगे। यानी शहर को वैसे ग्रो नहीं करना जो सिटीज नेचुरली खुद ग्रो हो, शहर को डिजाइन करना है। और यहीं से दुबई की एक असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने लगती है, एक नेचुरल सिटी की तरह नहीं बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड प्रोजेक्ट की तरह। जब दुबई को ये बात समझ में आ गई कि उसके पास ना ज्यादा ऑयल है, ना फर्टाइल लैंड है और ना नेचुरल इंडस्ट्रीज है, तब उसके रूलर को एक सिंपल बात क्लियर हो गई, अगर नेचुरल एडवांटेजेस नहीं है तो आर्टिफिशियल एडवांटेजेस क्रिएट करने होंगे। और यहीं से दुबई की पूरी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी चेंज हो गई। दुबई ने डिसाइड किया कि वो एक नेचुरल शहर की तरह ग्रो नहीं करेगा, वो खुद को दुनिया के सामने एक अपॉर्चुनिटी की तरह प्रेजेंट करेगा। और इसका रिजल्ट था कि दुबई का सबसे पहला फोकस ट्रेड था। 1970s के एंड तक जेबल अली पोर्ट डेवलप किए गए। आज ये पोर्ट दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट में से एक है। जावजा फ्री जोन बनाए गए जहां पे कंपनीज को एक स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए। फॉरेन कंपनीज को टैक्स में रिलीफ मिला और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स सिंपल बनाए गए। और फिर धीरे धीरे दुनिया भर की कंपनीज दुबई में अपना ऑफिस खोलने लगे। फॉरेन कंपनीज को टैक्स रिलीफ मिले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के जो रूल्स थे उनको सिंपल बनाए गए। और फिर धीरे धीरे दुनिया भर की कंपनीज अपना ऑफिस दुबई में खोलने लगी। और फिर आया एविएशन का फेज। 1985 में एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत हुई। उस वक्त ये छोटी एयरलाइन थी जिसके पास सिर्फ कुछ एयरक्राफ्ट थे, लेकिन दुबई की लोकेशन एक नेचुरल एडवांटेज यूरोप और एशिया के बीच में, और इस एडवांटेज को यूज करके दुबई को ग्लोबल ट्रांजिट हब बनाया गया। आज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर साल 80 मिलियन से ज्यादा इंटरनेशनल पैसेंजर्स को हैंडल करता है और ये दुनिया भर का बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। ट्रेड और एविएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप था ग्लोबल अटेंशन को ग्रैब करना, और यहीं से दुबई को डेवलपमेंट की एक नई डायरेक्शन मिल गई। दुबई ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया, दुबई ने स्पेक्टिकल बिल्ड किया। अब प्रोजेक्ट्स यूटिलिटी के लिए नहीं बल्कि इंपैक्ट के लिए बिल्ड होने लगे। एग्जाम्पल के लिए बुर्ज खलीफा का एग्जाम्पल लेता है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट 828 मीटर्स है। प्रैक्टिकली शायद जरूरत नहीं थी टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने की, लेकिन टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाना एक पावरफुल ग्लोबल सिग्नल होता है। और फिर आता है पाम आइलैंड। समुद्र के बीच में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए गए जो कि पाम ट्री के शेप में थे। सैटेलाइट इमेजेस में क्लियर दिखने वाले ये आइलैंड एक क्लियर मैसेज देता है कि दुबई कुछ भी बना सकता है। और इसी फेज में मेगा मॉल्स, लग्जरी होटल्स और मैसिव रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अनाउंस होने लगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने लायक थी, ये डेवलपमेंट डिमांड से पहले ही अनाउंस हो जाते थे। पहले प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते थे, फिर मार्केटिंग की जाती थी, फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाता था। यानी डिमांड नेचुरली क्रिएट नहीं होती, डिमांड को बिल्ड किया जाता। रियल एस्टेट को शेल्टर के रूप में नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के रूप में डिजाइन किया गया था। और यही रीजन है कि आज भी दुबई की कई लग्जरी टावर्स में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अपार्टमेंट्स खाली रहता है, क्योंकि बायर्स रहने के लिए प्रॉपर्टी नहीं खरीदते बल्कि कैपिटल पार्क करने के लिए खरीदते हैं। और इसी मॉडल पे टूरिज्म भी बिल्ड था। दुबई ने हिस्टोरिकल मूवमेंट या नेचुरल ब्यूटी पे कभी फोकस नहीं किया। दुबई ने सिर्फ एक्सपीरियंस क्रिएट किया, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बना दिया, लग्जरी होटल्स बना दिए गए। मैसेज काफी सिंपल और क्लियर था, दुबई इज नॉट अ प्लेस टू लिव, दुबई इज अ प्लेस टू एक्सपीरियंस। और धीरे धीरे एक और चीज क्लियर होने लगी, दुबई को सिर्फ एक सिटी की तरह ग्रो नहीं किया गया, दुबई को एक ब्रांड बनाया गया। और जब कोई चीज एक ब्रांड बन जाती है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ एक चीज बचती है, वो है इमेज। और दुबई की पूरी इकोनॉमी लार्जली सिर्फ इसी इमेज पे चलती है। टूरिज्म से हर साल दुबई का $20 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट होता है।
दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां 80 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल ट्रैवल करते हैं। रियल एस्टेट के दुनिया भर के लोग दुबई में पैसा लगाते हैं, लेकिन लोग पैसा तभी लगाते हैं जब उन्हें लगता है कि ये जगह सेफ है। इसलिए दुबई की इमेज हमेशा एक परफेक्ट सिटी की तरह दिखाई गई है। अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब खोलोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। दुबई के लग्जरी वीडियोस, इन्फिनिटी पूल्स, सुपर कार्स, लग्जरी होटल्स, प्राइवेट यार्ड, और हर वीडियो एक ही मैसेज देती है, दुबई में पैसा है, दुबई सेफ है और दुबई में बेस्ट लाइफ होती है। ये सब इतना ज्यादा दिखाया गया है कि दुबई एक ड्रीम सिटी बन गई है। लेकिन ये इंस्टाग्राम रील्स, ट्रैवल व्लॉग्स आपको पूरी पिक्चर नहीं दिखाते। इस शहर को चलाने के पीछे एक और रियलिटी है। दुबई की पॉपुलेशन का 85 से लेकर 90% तक का हिस्सा माइग्रेंट वर्कर्स का है। ये वर्कर्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसे देशों से आते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स, मॉल्स, होटल्स, एयरपोर्ट, डिलीवरी सर्विसेज, सिटी का डेली सिस्टम लार्जली इसी वर्कफोर्स पे चलता है। इन वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम यूज होता है और इस सिस्टम का नाम है खफाला सिस्टम। इस सिस्टम में वर्कर का वीजा अपने एम्प्लॉयर से लिंक्ड रहता है। मतलब अगर वर्कर जिस कंपनी में काम कर रहा है वही उसका स्पॉन्सर भी होता है। मतलब अगर एम्प्लॉयर जॉब खत्म कर दे और वीजा कैंसिल कर दे तो वर्कर को कंट्री छोड़नी पड़ सकती है। इसी वजह से वर्कर ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करते और जॉब चेंज करना भी काफी डिफिकल्ट होता है। और इसी सिस्टम का एक इफेक्ट होता है कि सिटी बाहर से तो बहुत स्मूथ दिखती है, ना प्रोटेस्ट दिखते हैं, ना पब्लिक फाइट्स दिखती है और ना सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज उठाता है। और जब सरफेस इतना स्मूथ दिखता है तो दुबई की इमेज और ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है। लेकिन दुबई की स्टोरी का एक और पार्ट भी है, सिक्योरिटी। दुबई एक ऐसे रीजन में है जहां मिडिल ईस्ट में टेंशन अक्सर रहती है। ईरान, सऊदी अरेबिया, इजराइल के बीच में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। आज के टाइम पे वॉर सिर्फ सोल्जर्स या टैंक से नहीं लड़ी जाती, मिसाइल्स और ड्रोन का यूज भी होता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स 15,000 से लेकर 20,000 पर किलोमीटर की आर की स्पीड से भी ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब लॉन्च होने के सिर्फ कुछ मिनट में ही वो टारगेट तक पहुंच सकते हैं। दुबई के पास डिफेंस सिस्टम है जैसे थर्ड और पेट्रियट। ये सिस्टम मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन मॉडर्न अटैक में एक और चैलेंज है, जब एक साथ हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन भेजे जाते हैं तो डिफेंस सिस्टम पे एक प्रेशर बन जाता है और इसको सैचुरेशन अटैक कहा जाता है। और यूएई में इस तरह की प्रॉब्लम पहले भी देखी गई है। 2016 में दुबई एयरपोर्ट टेम्पररी बंद करना पड़ा था ड्रोन इंट्रूशन की वजह से। 2019 में भी ड्रोन एक्टिविटी की वजह से फ्लाइट्स को ग्राउंड करना पड़ा था। 2022 में हौती ग्रुप ने अबू धाबी में फ्यूल स्टोरेज और एयरपोर्ट साइट्स पे अटैक किए थे। इसका मतलब यह है कि रिस्क पहले से एग्जिस्ट करता था, बस अब जब रीजन में टेंशन बढ़ा तो लोगों को ये टेंशन और क्लियरली दिखने लगा। और यही दुबई मॉडल का एक रियल टेस्ट है। दुबई ने दुनिया भर के सबसे बड़े स्काई स्क्रैपर्स बनाए, सबसे लग्जरी होटल्स बनाई और एक पावरफुल इमेज बनाई अपनी। लेकिन जब सिक्योरिटी चैलेंज सामने आ जाए तो सबसे पहले वही इमेज क्वेश्चंस में आती है। और जब इमेज पे ही क्वेश्चंस उठने लगे तो लोग सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछते हैं कि जो सिटी इतनी परफेक्ट दिखाई जाती है क्या वो सच में इतनी परफेक्ट है? थैंक यू।